इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है, को किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। तो जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। अगर 25 को न आई तो 30 को आ जाएगी। अब रुक तो नहीं सकती ना, इतना बड़ा फटा है। मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। जिन लोगों ने चीनी और आटा स्कैंडल में माल बनाया था उनके खिलाफ कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कौम को यकीन दिलाया था कि आवाम की जेबों पर डाका डालने वालों के खिलाफ आला सतह कमीशन की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 25 अप्रैल को आएगी और वो एक्शन लेंगे। आज 25 अप्रैल है। हम सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि अभी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट अभी आई और अभी फिर वज़ीर आज़म का एक्शन भी फॉलो होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका। आज वज़ीर आज़म ने यौम तासीस जो उनकी अपनी पार्टी का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर जो पैगाम दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाना है। लेकिन 25 तारीख को तो वो ताकतवर लोग जिन्होंने आटा और चीनी के नाम पर मसनूई महंगाई करके लोगों को लूटा, अरबों रुपए लूटे, वो ताकतवर लोग अभी तक तो कानून के ताबे नहीं आए। हालांकि अपोजिशन की जमात नून लीग ने खुद हुकूमत को पेशकश की कि वो इन ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाने के लिए ताउन के लिए तैयार हैं। एक बाकायदा ख़त लिखा गया DGFIA वाजिद ज़िया को कि हम पेश होने के लिए तैयार हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर कोरोना के हवाले से भी अपोजिशन कहती है कि कोरोना वबा है, हम इसके लिए भी ताउन के लिए तैयार हैं, हुकूमत नहीं मान रही। आज के इस प्रोग्राम में हम चीनी और आटा स्कैंडल्स के हवाले से इब्तदा में गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ होंगे अपोजिशन के एक बड़े रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब और उनके साथ होंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो PTI की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में कोरोना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सलाहियत के हवाले से हम बातचीत करेंगे। आज खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया है NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब ने। प्रोग्राम के आखिर में हम उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये फरमाइए, आज रिपोर्ट आनी थी, खुद वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया था, क्यों नहीं आ सकी रिपोर्ट? जी, हम सब कौम जो है और अपोजिशन भी, हम तो वो साइकिल पर दफ्तर जाने वाले वज़ीर आज़म को ढूंढते हैं और ढूंढ रहे हैं और ढूंढते रहेंगे जो जरा सी करप्शन सामने आने पर इस्तीफा दे देता था। क्योंकि ये जो चीनी और आटा है इसमें बड़ा वाज़ेह है कि चीनी का जो बहरान पैदा हुआ, और बहरान मैं बता देता हूँ क्या चीज है। बहरान ये नहीं पैदा हुआ कि चीनी एक्सपोर्ट हुई और उसके ऊपर कुछ लोगों ने सब्सिडी दे दी। बहरान ये पैदा हुआ कि जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया 18 अगस्त 2018 को, तो पाकिस्तान में चीनी की कीमत 55 रुपए थी। आज चीनी की कीमत 85 से 90 रुपए है। ये बहरान है। और ये जो एक्स्ट्रा 30 से 35 रुपए पिछले अब आप देख लें 18 महीनों में जिन लोगों ने कमाए हैं, उनकी सहूलतकारी, पहले शुगर एडवाइजरी बोर्ड, फिर ECC और फिर काबीना ने इमरान खान साहब की सरबराही में फरमाई है। तो लिहाजा ये जो खुरा है, ये जो फोरेंसिक है, ये वजीर आजम के दरवाजे तक जाता है और असल में उनको मुस्ताफी होना चाहिए, क्योंकि उनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान के अवाम को, और अब ये कैलकुलेशन क्लियर है, कम से कम 107 अरब रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हैं पिछले 18 माह में। और ये जो 107 अरब रुपए का डाका है, उसके मुकाबले में वो 3 अरब की सब्सिडी तो ना होने के बराबर है। लेकिन उसके ऊपर भी पंजाब हुकूमत में वजीर आला उस्मान बुज़दार को मुस्ताफी होना चाहिए,
क्योंकि वो भी सहूलतकार बने। आपने तो पूरी गवर्नमेंट को, आपने खान साहब, आपने पूरी गवर्नमेंट को इम्प्लीकेट कर दिया और आपने ये भी बता दिया कि 107 अरब रुपए का डाका पड़ा है, जो असद उमर साहब कहते हैं कि मसनूई महंगाई करके चीनी और आटे की जेब से निकाले गए हैं। देखिए ये कोई किकबैक नहीं था, ये पाकिस्तान की अवाम ने जो मुस्लिम लीग नून के दौर में, मैं वजाहत कर दूं, जिस दिन नवाज शरीफ ने हलफ उठाया था, मुल्क में चीनी की कीमत 53 रुपए किलो थी। जिस दिन हमारी हुकूमत खत्म हुई, चीनी की कीमत 52 रुपए किलो। अच्छा, ये फरमाइए, अब आप लोग जब इतने फैक्ट्स क्लियर हैं और हुकूमत को भी महंगाई का तो पता है, असद उमर साहब आप बड़े इन्फ्लुएंशियल वजीर हैं, पहले भी इन्फ्लुएंशियल थे लेकिन आजकल तो वो वजीर आजम के बड़े करीब हैं, उनको भी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उनके पास। आप क्यों खास तौर पर वाजिद ज़िया वाले कमीशन के सामने पेश होना चाहते हैं? आपकी तजवीज़ के मुताबिक आप जाएंगे या शायद खाकान अब्बासी साहब जाएंगे? जी, हम इसलिए पेश होना चाहते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये जो कमीशन है ये पाकिस्तान के अवाम को और मुंतखब नुमाइंदों के आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाया गया है, और सारा जोर इस पर है कि जी सब्सिडी कुछ लोग ले गए, किसी ने बीच में 3 अरब में से 1.5 अरब लिया, किसी ने 70 करोड़ लिया। हमारे ख्याल में वो जो सब्सिडी का इशू है वो एक बहुत छोटा और ज़िमनी मामला है। असल कत्ल जो है वो ये हुआ है कि जब मुल्क में चीनी की तादाद मतलूबा नहीं थी, उसके बावजूद 2 सरकारी कमेटियों ने, शुगर एडवाइजरी बोर्ड और ECC जिसके सरबराह असद उमर साहब थे, उन्होंने किस तरह शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और फिर उस इजाजत को इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के सरबराह की हैसियत से उसकी तौसीक की। और आपके नाजरीन को यह भी मालूम होना चाहिए कि उस तमाम अरसे में, जो कि नवंबर 2018 से फरवरी 2020 तक था, जब चीनी की कीमत 55 से 90 रुपए गई, मैं आखिरी बात कर लूं, पाकिस्तान में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत फरवरी 2020 तक थी कि डाका पड़ रहा था मुस्तकिल रोजाना, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाजत थी। अच्छा, कोई जवाब आया FIA की तरफ से? आपके खत का कोई जवाब आया वाजिद ज़िया की तरफ से? जी, हमारे खत का कोई जवाब नहीं आया। हमने तो उनको जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसका सेक्शन 14 का हवाला दिया है कि उसके तहत कोई भी अवाम का जो शख्स है वो जाकर कमीशन को फैक्ट्स बता सकता है। और यहाँ एक साबिक वजीर आजम और एक वजीर तजारत जो हैं वो ये हकाइक कमीशन के सामने रखना चाहते हैं। अब चूंकि उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट, हमें मालूम था डिले होगी क्योंकि खुरा तो वजीर आजम के दफ्तर तक जाता है, उसकी वजह से अब हम इधर रुकिएगा, इधर है कि अब हमें बुला लें। इधर रुकिएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये फरमाइए कि खुद वज़ीर आज़म ने 25 अप्रैल का ऐलान किया था, 5 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट जारी किया था और उसमें 25 अप्रैल का लिखा हुआ था। आज 25 अप्रैल अभी भी चले 2 घंटे बाकी हैं, लगता नहीं है कि आज पूरा दिन नहीं आया कुछ सामने, तो अभी भी आएगा। ये रिपोर्ट क्यों डिले हुई है? देखिए, रिपोर्ट डिले तो वजह मैं नहीं जानता, हो सकता है अभी मजीद हकायक को जमा कर रहे हों और रिपोर्ट फाइनल कर रहे हों, लेकिन रिपोर्ट ने आना तो जरूर है, चाहे 4-5 दिन ताखीर से भी आ जाए, रिपोर्ट जरूर आएगी। और मेरा ख्याल है उस रिपोर्ट से बाद जब वो आ जाएगी तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। उसका मकसद यही होता है, कमीशन जब आप एक तश्कील देते हैं कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत, तो हुकूमत का मकसद यही होता है कि वो हकायक पता करें, ताकि जब हकायक सामने आ जाएंगे, जब डिटेल्स आ जाएंगी सारी, हर एक का मौक़िफ़ आ जाएगा, तो उसके बाद वो अपना एक एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं कराचा साहब थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि शुगर क्राइसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है क्या। इससे पहले कि मैं उसके ऊपर आऊं, मैं जरा आपको भी और आपके सुनने वालों को भी, रमज़ान का पहला दिन है आज, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और एक पैगाम देना चाहता हूं कि हमें चाहिए कि हुकूमत की मदद करें अवाम के तौर पे और अपने घरों में रहें, कोशिश करें कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी पाबंदी करें जहां तक हो सकता है। ये शुगर क्राइसिस क्या होता है प्राचा साहब? शुगर क्राइसिस ये है कि 2-3 फैक्ट्स हैं, टेक्निकल मैं नहीं बात करूंगा, बड़ा सिंप्लीफाई करके बात करता हूं। एक तो ये है कि आपको पता होता है, हर हुकूमत को पिछले 20 साल से पता है कि डिमांड क्या है जी, सप्लाई एंड डिमांड, स्टॉक कितना है, आइंदा क्रॉप कैसी होगी, उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। बिल्कुल।
अगर आपको डिमांड पता होती है और आपको शुगर क्रॉप का भी पता होता है कि कितनी शुगर शुगर बन सकती है, शुगर केन कितनी है और उसे कितनी, क्योंकि हमें मिलों का भी पता है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी पता है। तो जब अगर आपका ये फैसला होता है हुकूमत का, और ये करती रही है हुकूमतें बहुत साल पहले से भी, अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो फिर एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती है। अगर सप्लाई एक्सपोर्ट जो सप्लाई है डिमांड से कम है तो फिर एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट की इजाजत दे देंगे और डिमांड ज्यादा है, डोमेस्टिक डिमांड जो है, तो फिर वो प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो कमीशन है इसने सबसे पहले ये देखना है और ये हकायक पे, फैक्ट्स पे, फिगर्स पे ये फैसला करना है कि क्या जिस वक्त ये एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई तो फिगर्स को किसी तरह मैनिपुलेट तो नहीं किया गया। वो फिगर्स क्या शो करते थे, क्या वो ये शो करते थे कि सप्लाई ज्यादा अच्छा, है। माजरत मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, माजरत, ये जो पहला कमीशन था उसने तो ये सारी फाइंडिंग कर ली ना। अब तो था कि फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में जब ये बात हुई तो हमें बताया गया कि जी वो अफगानिस्तान 68% गई शुगर। अब तो ये ज़्यादा लिया जा रहा है कि वो शुगर उधर गई है या यहीं पर पेपर्स पे बाहर गई, टीटीज़ पे पैसे आए। ये फरमाइए, जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे हैं कि सहूलतकारों को इम्प्लीकेट किया जाए, वो शुगर जो बोर्ड है उसकी बात कर रहे हैं, एडवाइजरी बोर्ड की, फिर ईसीसी की बात कर रहे हैं, फिर कैबिनेट की। कानूनी तौर पर हमें ये फरमाइए, अदालतें वैसे क्या फैसला करती हैं? सिर्फ बेनिफिशरीज को सजा दिया करती हैं या जो खान साहब तो कह रहे हैं ना सहूलतकार, मैं ये कहता हूं कि जिन्होंने फैसले किए वो भी इम्प्लीकेट हुआ करते हैं? नहीं, देखिए इसमें कोई आप जुर्म की बात, जहां तक जुर्म का ताल्लुक है वो सिर्फ उस हद तक है कि क्या ये जो प्राइसेस ऊपर हुए वो किसी ने होर्डिंग करके तो नहीं किए, वो किसी ने कोई मैनिपुलेशन शुगर के स्टॉक्स की करके तो नहीं किया। ये हकीकत भी अभी इस कमीशन के जरिए पता चलेंगे कि ये जो प्राइस ऊपर गया इसके पीछे क्या राज है। तो आप एक क्राइम को और पॉलिसी, आप खुद भी ऐसे केसेस को फॉलो करते हैं, आप खुद भी ऐसे केसेस को फॉलो करते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है अपेरेंटली जो कुछ आपने अभी, जाहिर है आप कंसर्न्ड हैं कि कोर्ट्स में भी जाते हैं कि फैसला हुआ, चीनी एक्सपोर्ट हुई, उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड का गैप पैदा हो गया। सब्सिडी तो बाद की बात है, पहला फैसला तो एक्सपोर्ट का है ना। जी, वही मैंने कहा कि अगर तो एक्सपोर्ट के फिगर्स की अगर आपको नजर आती है सप्लाई ज्यादा तो फिर एक्सपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि यही आप एक सरप्लस शुगर रख के आप जाया नहीं करते, आप उसको एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं और ये होता रहा है। इसमें कोई देखना यह है कि क्या फिगर्स गलत तो नहीं दिए गए, क्या मैनिपुलेशन तो नहीं हुई, ये हकायक होंगे। और फिर उसके बाद जब ये हकायक सामने आएंगे तो फिर हुकूमत का काम ये है कि एक स्टैंडर्डाइज पॉलिसी बनाए, ये जो जितना कुछ होता रहा है हमारे माजी में उसको दोबारा से ये रिपीट ना हो। कोई अगर मैनिपुलेशन किसी ने की है तो वो कल को ना कर सके, यानी एक पॉलिसी भी बनेगी। इधर रुकिएगा नादरीन, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे। अब तो एफआईए का पहला कमीशन, फिर फॉरेंसिक ऑडिट, और अब नैब भी जंप इन कर गया। नैब ने कहा कि हम भी तहकीकात करेंगे, बाकायदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो गया। इम्प्लीकेशन क्या होंगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल का वज़ीर आज़म ने खुद वादा किया था कि शुगर और आटा स्कैंडल्स में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, वो नहीं आई। हम अभी इसी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और ये भी बताता चलूं कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान की कितनी सलाहियत है, इस बारे में हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब, वो भी आपके सामने अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, चाहे रिपोर्ट आज आए या ना आए, मैं इसलिए आए की बात कर रहा हूं कि अभी भी 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो रिपोर्ट आनी है, ये तो सब बात कर रहे हैं। और बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमेशा दुरुस्त बात करते हैं, उन्होंने ये बात कर दी। हम जितनी भी बात करें कि डिले हुई या काबीना या ईसीसी या शुगर एडवाइजरी बोर्ड, लेकिन इमरान खान को ये तो मालूम था ना कि जहांगीर खान तरीन कौन है,
मखदूम खुसरो बख्तियार कौन है या चौधरी मोनस इलाही कौन है, इस रिपोर्ट में उनके लोगों के नाम है। फिर भी उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट अवाम के सामने रखेंगे। तो जो ताकतवर को कानून के ताबे करने का उनका आज़्म है, वो उस डायरेक्शन में जा तो रहे हैं। जी, उन्होंने ताबे ये किया है कि मेरे भाई खुसरो बख्तियार को वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से हटाकर उससे भी अहम वजारत दे दी गई है, जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की वजारत है। ये अभी तक, लेकिन अभी तक सारा एक्शन ये हुआ है इस रिपोर्ट के नतीजे में। लेकिन मुझे प्राज साहब, अगरचे मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आपको याद कराना है कि जुर्म क्या था। जुर्म ये था कि वो पाकिस्तानी जो 2018 तक 31 मई तक 52 रुपए चीनी खरीद रहा था या मेरी कोई बहन खरीद रही थी, वो आज जब 88 रुपए चीनी खरीद रहा है और चीनी मिली भी नहीं, तो वो ये सवाल पूछता है कि ये 52 से 88 कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। और उसका जिम्मेदार जो है वो वजीर आजम इमरान खान है, क्योंकि उन्होंने, उनकी तरफ से 3 जुर्म हुए हैं। ये जिम्मेदारी के तयन के लिए तो तहकीकात हो रही है ना। जी, मैं 3 जुर्म हुए। एक तो जिसका आपने जिक्र किया कि एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई नवंबर 2018 में, हुकूमत आते ही जो है पहला जो अटैक किया वो इस पर हुआ कि जी चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। अब जो समझने की बात है आपके नाजरीन की वो ये है कि एक्सपोर्ट की इजाजत का जो क्वांटम है वो बहुत हद तक बेमानी हो जाता है, क्योंकि जिस मिनट हुकूमत इजाजत देती है उसके साथ ही चीनी की मार्केट में एक खबर ये जाती है कि एक्सपोर्ट की इजाजत मिली है, चीनी शॉर्ट होने लगी है, और फिर सब लोग उसको होल्ड करते हैं और चीनी की कीमत बढ़ती है। तो पहला तो ये जुर्म हुआ। दूसरा जुर्म ये हुआ, यहाँ तो ये भी हुआ 4 दिसंबर 2018 को जब ईसीसी ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो 1 मिलियन टन का वो पेपर, वर्किंग पेपर आया था। इन्होंने 1.1 मिलियन टन अप्रूवल दे दी। जी, तो ये बात तो इन्होंने दूसरी बात, जब जो दूसरा जुर्म है इमरान खान साहब का वो ये है कि जब उनकी नजरों के सामने 2019 के जो 12 महीने थे मुस्तकिल चीनी की कीमत बढ़ रही थी, उन्होंने उनके पास उन 365 दिनों में किसी एक दिन में उन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट क्यों ना रोकी कि भाई जब चीनी 52 से 60 हुई थी तब क्यों ना रोकी, जब 60 से 65 हुई थी तब क्यों ना रोकी, 65 से 70 हुई थी तब क्यों ना रोकी। उस तमाम दौर में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दिए रखी गई और उसके जरिए जो है, तो असल जो डाका है वो एक्सपोर्ट में नहीं हुआ, वो आम पाकिस्तानी की जेब से जो पैसे निकाले गए हैं, फी किलो 30 से 35 रुपए ज्यादा निकाले गए हैं, जिसकी जो असद उमर साहब भी यही कह रहे हैं ना कि मसनूई महंगाई करके जो पैसे कमाए गए उनकी तहकीकात। मसनूई महंगाई, देखिए मसनूई महंगाई चीनी वालों ने खुद तो नहीं की ना, हुकूमत वक्त जो है उसकी 2 वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी उसके सहूलतकार बने। और तीसरा जो इमरान खान साहब है जिसपे वो भाषण दिया करते थे वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि ये कैसे हो सकता है, चाहे उन्होंने मुखालफत की हो लेकिन एक वजीर खजाना जो है सूबे का वो अपने भाई को जो है वो इतने अरब की जो है सब्सिडी पकड़ा दे, ये कैसे हो सकता है। ये तो इमरान खान साहब भाषण दिया करते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस के ऊपर। इधर रुकिएगा, ये भी कह दूं, आईबीपी में अभी मामला हुआ है, आईबीपी में आईपीपी पे आता हूं मैं, आईपीपी का मेरे पास सवाल है, मैं आता हूं बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब। अब तो नैब आ गया, नैब ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ कि हम भी तहकीकात करेंगे। आप तो नैब केसेस को परसू भी करते हैं कोर्ट्स में, वो ऑर्डिनेंस जो था वो तो लैप्स्ड है, तो क्या ये तहकीकात अब पुराने कानून के मुताबिक होगी या कोई ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है नया? जी, सबसे पहले तो प्राचा साहब ये साहब बात कर रहे हैं जुर्म की, वो आई थिंक कंफ्यूज कर रहे हैं पॉलिसी इश्यूज को, डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव की जो ताकत होती है उसको और जुर्म को। ये जो नैब अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, नैब अपनी एक जुरिस्डिक्शन नैब की है, उसका अपना एक कानून है। नैब का कानून ये कहता है, ऑर्डिनेंस चाहे आप इग्नोर भी कर दें इस वक्त, नैब का जो बेसिक कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने अगर किसी किस्म की अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए
कोई ऐसा फैसला किया है जो कि गैर कानूनी है, तो फिर नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो नैब भी अब जो इस मामले की तहकीकात कर रहा है वो इसी एंगल से करेगा कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसने जानबूझ के अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसी होर्डिंग की हो, ऐसी मैनिपुलेशन की हो, ऐसे कोई फैसले कराए हों जो कि गैर कानूनी। शुगर मिल्स वाले खुद तो नहीं बैठे थे ना वो एक्सपोर्ट शुगर एडवाइजरी बोर्ड में थे, ना ICC में थे, ना काबीना में थे। जी, तो वो नैब ने अब ये चीज इन्वेस्टिगेट करनी है कि ऐसा तो मामला नहीं है, और नैब अपनी जगह इन्वेस्टिगेट करेगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो ये देखेगा, उसका जो मैंडेट है वो ये देखना है कि ये जो प्राइस हाइक हुई, प्राइस जो बढ़े, वो किस वजह से बढ़े। तो दोनों अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में अपना अपना काम कर सकते हैं, और ये एक बड़ी खुश आइन बात है। आपने खुद इसका जिक्र किया कि मेरा नहीं ख्याल मुझे याद हो कि हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में ये शुगर हर साल प्राइसेस, इसका क्राइसिस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे फैसले भी आए कि ये क्या वजह है कि प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, और कभी शॉर्टेज हो जाती है, कभी उसकी शुगर की कमी हो जाती है, कभी वो ज्यादा हो जाती है। तो ये क्यों नहीं इसका एक सिस्टम बनता। तो ये पहली बार है कि उसके ऊपर बकायदा इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई है, उसको पब्लिश किया गया है, उसके ऊपर डिबेट हो रही है। साथ नैब भी जो एक इन्वेस्टिगेशन, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है कि क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं हुआ, कोई जुर्म तो नहीं हुआ, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए और हमें एक इस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वाकई ही हमारी जो हुकूमत है वो एक साफ शफाफ फिर तो बुनियादी सवाल बैरिस्टर साहब, बुनियादी सवाल जो शुरू में खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने उठाया था कि बेनिफिशरीज तो हो गए ना शुगर मिल्स वाले, लेकिन जिन्होंने फैसला किया कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दें, जिससे डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो क्या नैब की तहकीकात में या FIA की तहकीकात में फिर तो ये शामिल होना चाहिए ना कि कहीं शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने या ICC ने या कैबिनेट ने तो अनड्यू फेवर या अनफेवरेबल ये सर्कमस्टेंसेस तो नहीं क्रिएट किए। जी बिल्कुल, ये नैब का ये एक्सप्लेन किया, नैब यही एंगल से देखेगी, यही एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी सारे मामले को, और वो बिल्कुल होना चाहिए इन्वेस्टिगेट, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई भी इलीगैलिटी हुई है उसको उसके एंड तक पहुंचना। लेकिन जहां तक होर्डिंग का मामला है, ये होर्डिंग हुकूमत नहीं करती है, हुकूमत हमेशा होर्डिंग के खिलाफ जाती है। और अभी आपने देखा है कि एक बहुत सख्त किस्म का ऑर्डिनेंस भी आया है जिसमें अगर कोई होर्डिंग करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और उसके तरीकेकार भी बताए गए हैं कि किस तरह होर्डिंग को रोकना है। कि होर्डिंग का मतलब ये है कि आपके पास सप्लाई है, आपके पास चीज है, लेकिन किसी वजह से कोई शख्स कोई उसको आप माफिया कह लें, ये आपने ये वाला स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस का बता दिया, लेकिन मेरा वो सवाल रह गया था, अगर आप यस या नो में बता दें कि नैब ऑर्डिनेंस दोबारा आ रहा है तरमीमी, या वो अब पुराना लॉ ही प्रिवेल करेगा। जी मेरी जो अपनी राय है उसमें ये है कि अगर ये एक्ट नहीं बनता पार्लियामेंट में तो फिर ये एक ऑर्डिनेंस दोबारा आना चाहिए, और आएगा शायद, क्योंकि जरूरी है कि जो ऑर्डिनेंस आया उसकी इफेक्टिवनेस जो अभी तक पूरी नहीं हुई वो मजीद उसको एक्सटेंड किया जाए। और आइन में ये इजाजत है कि आप ऑर्डिनेंस एक दोबारा ला सकते हैं अगर वो पार्लियामेंट ना बैठे। चले इधर रुकिएगा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप पावर सेक्टर की तरफ आ रहे थे, ये शुगर और आटे की तहकीकात करा रहे हैं जानते हुए भी कि इनके पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, और आज 25 अप्रैल उनकी यौम तासीस भी है। तो पावर सेक्टर में जो एनॉमलीज हुई, ये कहते हैं माल बनाया गया, उसकी भी तो तहकीकात हो रही हैं, तो ये इनकरेज किया जाना चाहिए ना ऐसी तहकीकात को। राज साहब, ये हुकूमत अज माफिया, जानिब माफिया, बराए माफिया है। ये इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं और फिर उसके ऊपर अमल भी नहीं करते। देखिए, मैं इससे पहले कि IPP की बात करूं, आप आटे को भूल गए हैं। अब आटे में जो वफाकी हुकूमत का इदारा पास्को, अगर उसने 11 लाख टन गंदुम एक्वायर करनी थी पिछले साल, और वो सिर्फ 6,70,000 टन एक्वायर करते हैं, 40% एक्वायर नहीं करते,
हुकूमत पंजाब 35% एक्वायर नहीं करती गंदम जो उनका हदफ था, और 35% 25 लाख टन गंदम बनती है जो हुकूमत ने एक्वायर नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पूरे में और पंजाब में पहले शॉर्टेज क्रिएट हुआ। अब उसकी वजह से जो आटे की कीमत 33 रुपए से 55 या 60 तक पहुंची, कुछ देर के लिए 70 तक भी पहुंची। अब उसकी वो अवाम ये पूछते हैं कि हम अपना खून किसके हाथ पर तलाश करें? तो पास्को तो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है ना जी। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि यहां मेरे भाई अली जफर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा कानूनी ज़हन है, वो हमें ये गाइड करें कि जब इस तरह हुकूमती फैसलों से माफिया को खुलकर खेलने का मौका मिलता है, अवाम के गले से खून चूसने का मौका मिलता है, तो फिर अवाम अपना खून किसके हाथ पर तलाश करें? वो ठीक है नैब अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर क्लियर है ये, और ये बात पिछली रिपोर्टों में आई हुई है कि हुकूमती फैसलों की वजह से चीनी और आटे की कीमतें बढ़ी, तो फिर हुकूमत के अंदर से लोगों को जब तक जिम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए कानून है या नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, आपने आईपीपी का जिक्र किया। आईपीपी में क्लियर है कि सबसे जो बड़े बेनिफिशियरी हैं उनमें से एक जो है वो वफाकी वजीर है। अब इससे पहले कि हुकूमत किसी और से ये कहे कि आप अपना ये इजाफी मुनाफा वापस करें, ये जो 3 लोग बैठे हुए हैं वफाकी काबीना में जिन्होंने ये इजाफी मुनाफा पावर सेक्टर से भी कमाया है, जब तक ये इमरान खान के टेबल पर ये इजाफी मुनाफा वापस नहीं रख सकते, इमरान खान साहब के पास वो अखलाकी साख नहीं होगी कि वो किसी और से कह सकें कि जनाब आपने इजाफी मुनाफा लिया है। या तो उन लोगों को अपनी काबीना से निकालें, क्योंकि यहां तो ऐसे लग रहा है चले जवाब डूबते हुए टाइटैनिक के ऊपर म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। एक वजीर पकड़ा जाता है, उसको उठा के उधर रख देते हैं, जवाब ले लेते हैं, कुर्सी तब्दील कर देते हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे यही गुजारिश है कि पावर सेक्टर के हवाले से मसलन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसी काबीना में 3 वज़रा के नाम, वो नाम तो नहीं लिए, उनकी तादाद बता दी, गालिबन वो नदीम बाबर साहब की बात कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की बात कर रहे हैं, खुसरो बख्तियार साहब के कंसर्न हैं, और एनर्जी मिनिस्टर के इन लॉज भी पावर हाउस रखते हैं, वो भी बिजली बनाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात आ जाए तो फिर तो वज़ीर आज़म को या हुकूमती जो बड़े हैं उनको कोई ना कोई फैसला तो करना चाहिए, और यही लोग एनर्जी की जो कमेटी ऑफ कैबिनेट है उसके मेंबर्स भी हैं। जी देखें, आईपीपी का इशू मैं बड़े करीब से जानता हूं। ये 1992 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो एक आईपीपी पॉलिसी बनी। 1992 में शुरू हुई थी, और 1994 में वो जो मुआहदे थे सारे तकरीबन कंक्लूड हुए थे, और वो उन मुआहदों में यकीनी तौर पे उस वक्त के मुताबिक बहुत सारे फायदे दिए गए थे जो पावर सेक्टर में लगाना चाह रहे थे अपने इंडस्ट्रीज, जो पावर प्लांट्स लगाना चाह रहे थे। और वो ऐसे उसमें गवर्नमेंट ने गारंटी भी दी थी, उसमें ऐसे भी मामले थे कि आपको अगर आप ना भी चलाएं अपना प्रोजेक्ट तो तब भी आपको पैसे मिलते थे, कैपेसिटी पेमेंट उसको कहते हैं। बड़ा टेक्निकल से मामले हैं, वो डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन काफी उसके टैक्स कंसेशंस भी थे। अब हुआ ये कि ये जब दे दिए गए उसके बाद पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स और आती गई, लेकिन वो जो ओरिजिनल आईपीपीज थे उनको चूंकि वो 30-30 साल के लिए उनको ये वायदे थे, इसलिए उनको वो मुआवजा मिलता रहा और प्रेशर हुकूमत पे पड़ता रहा, बिजली के प्राइसेस बढ़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इन मुआवजों को देखा। अभी क्या होगा बैरिस्टर साहब? जी मैं वही बता रहा हूँ। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने देखा, एग्जामिन किया इन इशू को, तो उन्होंने भी ये सोचा कि इन मुआहदों को हम तब्दील कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन फैसला ये किया गया कि इन मुआहदों को इसलिए नहीं छेड़ा जा सकता क्योंकि वो हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत वक्त में उन मुआहदों पे क्योंकि साइन किया हुआ है, और ये नहीं हो सकता कि आप एक बार मुआहदे को साइन कर दें तो उसको फिर एक यकतरफा तौर पे आप उसको कैंसिल कर दें। ये इसकी वजह से क्राइसिस बढ़ता गया। अब चूंकि ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, एक कोरोना वायरस आया हुआ है, उस सिचुएशन में हुकूमत वक्त में, आज की हुकूमत ने ये फैसला किया कि इसको एग्जामिन किया जाए कि क्या ये आईपीपी के जो मुआहदे हैं इनको हम तब्दील कर सकते हैं, इनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, इनको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं कानूनी तौर पे तो फिर हमें कर देना चाहिए ताकि ये हमारा फ्यूचर में जो सर्कुलर डेट का अभी ये जायजा लिया जा रहा है। जी अभी क्योंकि जब तक ये कानूनी तौर पे आप मुआहदे को तब्दील नहीं कर सकते, मेरी नजर में
कोई भी हुकूमत आएगी वो कानून के मुताबिक ही फैसला कर सकेगी। चले इधर रुकिएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, जायज़ा तो अभी लिया जा रहा है IPPs का, लेकिन रिपोर्ट आ गई है और लोगों के नाम भी सामने लाए गए हैं। ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से ये रिपोर्ट लीक हुई है, कोई प्राइवेट सिटीज़न तो नहीं कर सकता। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल खान हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे की इन्फॉर्मेशन लेंगे, हमारी सलाहियत क्या है, कोरोना बढ़ रहा है, अभी मई के महीने में खुद वज़ीर आज़म वार्निंग दे चुके हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब। तो इस वक्त वो मौजूद हैं। जो कुछ कोरोना के हवाले से, कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान की तैयारियां हैं, जो इक्विपमेंट की सूरत हाल है, वो यकीनन हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमें बताया जा रहा है बाकायदा जितना हमारा सिस्टम है कि अगले कम अज़ कम 3 हफ्ते बहुत ख़तरनाक हैं कोरोना के हवाले से। हमारी क्या तैयारी है इसके खिलाफ? शौकत, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ आपसे बात करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मार्च के महीने में तो हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। ठीक है। अप्रैल के शुरू के दिन भी कुछ बहुत अच्छे नहीं गुजरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 0.5 मिलियन के लगभग जो हैं वो हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं। हम 4 ट्रांशेस जो हैं वो सूबों को दे चुके हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2.5 लाख के करीब थी। हमें अभी पिछले 2-3 दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि हमें मई के महीने में लगभग 4.5 लाख के करीब जो है वो PPEs देनी होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी है। हमारे पास तकरीबन 0.5 मिलियन PPEs जो हैं वो बारिंग फ्यू आइटम छोटे मोटे, जिसमें N95 है, उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह अगले 2-4 पूरी हो जाएगी। हम ये मई के महीने के लिए PPEs में सेल्फ सफिशेंट हैं। मैं आपको ये भी मुतमिन कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम N95 सिर्फ मंगवा रहे हैं बाहर से, बाकी सारा सामान पाकिस्तान के अंदर ही बन रहा है। और मैं आपसे ये भी खुशखबरी शेयर कर दूं कि मुझे पाकिस्तान के कुछ सरकारी इदारों की तरफ से N95 मंडे ऑनवर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, हफ्ते के हफ्ते को 20,000 के करीब। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले चंद दिनों में प्राइवेट सेक्टर में भी N95 पाकिस्तान में बनने लगेगा, तो शायद मुझे ये भी इंपोर्ट ना करना पड़े। ये टेस्टों के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि लोग टेस्ट नहीं करवाते, लोग भाग जाते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब इतना अरसा हो गया, 2 महीने हो गए, टेस्ट भी हो रहे हैं यहाँ पर। ये कितना कॉमन फैसिलिटी है? यानी पहले 1-2 लैब्स थी, अब अगर 1.8 मिलियन के करीब हमारी कैपेसिटी है, तो कितनी वाइड स्प्रेड कैपेसिटी है ये? आज अल्हम्दुलिल्लाह 56 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, 14 लेबॉर्ट्रीज और लगने जा रही हैं, जो कि अगले 10 दिनों में लग जाएंगी। मेरे पास सामान पड़ा हुआ है उनके लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इन लेबॉर्ट्रीज की एक शिफ्ट की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 18,000 के करीब टेस्ट करने की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो उनकी तादाद, मैंने जैसे आपको कहा कि इस्लामाबाद, कराची और बीजिंग वाले वेयर हाउस को तीनों को मिला लें तो ये 18 लाख के करीब बनती है। इसी तरह जो हमारे VTMs, स्वैब्स और उसके साथ दूसरा सामान होता है, उसकी भी तादाद हमारे पास इतनी है कि इसको कर सकें। इसके साथ साथ टेक्निकल साइड पे हमने ये किया है कि तमाम लेबॉर्ट्रीज़ के लिए हमने बायो सेफ्टी कैबिनेट्स जो हैं, जो एक लाजम जुज़्व होता है किसी भी टेस्ट का, वो एक मशीन के पीछे अगर 2 हों तो आपकी एक ही शिफ्ट में जो है वो ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल की फ़्लाइट में 18 बायो सेफ्टी कैबिनेट्स जो हैं वो पहुंच गई हैं, वो तकसीम कर दी जाएंगी। उससे तकरीबन हर मशीन की एफिशिएंसी डबल हो जाएगी और कोई 32 के करीब इंशाल्लाह अगली 2-3 फ़्लाइटों में आएंगी तो ये कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी।
मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूँ कि टेस्ट करते हुए एक्सट्रैक्शन में 3 से 4 घंटे लगते हैं 96 टेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए DNA। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी ऑटो एक्सट्रैक्शन मशीन्स की। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 10 पहुँच चुकी हैं और बहुत जल्द वो सूबों में तकसीम कर दी जाएंगी। टेस्ट के हवाले से ये भी यहाँ पर इम्प्रेशन रहा, शिकायत कह लें वो रही, गिला कह रहे हैं, कंसर्न कह रहे हैं वो रहा कि जी महंगा है, 8,000 के करीब एक टेस्ट था। तो क्या अब फैसिलिटी बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है ये हमारी कैपेसिटी, तो क्या कॉस्ट भी कम हुई है इसकी? अब मैं आपको ये शौकत बता देता हूँ, इसमें 2 चीज़ें। एक तो इस वक्त लगभग हमारे जो टेस्ट का लेवल है वो 6-7 हज़ार रोज़ का चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये जो TTQ की स्ट्रैटेजी लॉन्च हुई है इसकी वजह से ये टेस्ट बहुत जल्द 20,000 को क्रॉस कर जाएंगे। तो हमें बहुत जल्दी इन चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक पैसों का तल्लक है तो मैं ये आपको बता दूं कि जो सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज ने NDMA और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मुआहदा किया है, जिसकी रूह से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री टेस्ट, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सिर्फ 2,000 रुपये में टेस्ट होगा। तो वो 8,000 के बजाय सिर्फ 2,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं जो हमारे साथ मुआहदे में आ रहे हैं। जनरल साहब ये फरमाइए, इस पूरे क्राइसिस में दोस्त मुमालिक पाकिस्तान की क्या मदद कर रहे हैं, इक्विपमेंट के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ के हवाले से? देखिए, मैं इस वक्त आपको इतना कंफर्म कर सकता हूं कि तुर्की की तरफ से हमें कुछ इमदाद आई है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और कुछ इमदाद जो है वो चीन की तरफ से आई है। और चीन की तरफ से तो डॉक्टरों की एक टीम पहले आई थी जिसको हम पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में लेके गए थे, उन्होंने अपनी एडवाइस दी। आजकल डॉक्टरों की एक और टीम आई हुई है, वो फ़ौज के साथ काम कर रही है। मुझे उम्मीद है वो भी चंद दिन गुजार के अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करके जाएगी। जहाँ तक बाकी ममालिक का ताल्लुक है तो शौकत, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में पैसे दे के भी जो है वो चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हुआ है। अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ से इस वक्त चीज़ें मिलना मुश्किल हुई हैं। अमेरिकाज़ की बात करते हैं, वहाँ से चीज़ें मिलने मुश्किल हुई हैं। अमेरिका के हवाले से अभी जनरल साहब 2-3 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ट्रंप की टेलीफोन पर बात हुई। सदर ट्रंप ने कुछ वादे किए या कुछ पेशकश की, स्पेशली वेंटिलेटर्स के हवाले से। वो क्या चीज़ें हैं जो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को फराहम की जाएं? इसमें हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की सदर अमेरिका से बातचीत हुई है। मुझे इसका सरकारी तौर पे बताया भी गया था, और हमने अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के साथ जो है वो केस टेकअप कर लिया है। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि कुछ वेंटिलेटर्स हमें अगर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेट के ऊपर दे सकते हैं वो दे दें, और अगर वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी वी विल वेलकम। कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान में? शौकत, मैं हतमी तौर पे ये नहीं कहना चाहता, बिकॉज इसके साथ कुछ स्पेकुलेशंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस रफ्तार से अभी तक हमारे लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उस रफ्तार से हमारे मुल्क में जो वेंटिलेटर हैं वो अगले 15 से 20 या 25 दिनों के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा हम तकरीबन 800 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मई के एंड या जून के शुरू तक कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 300 से 400 जो हैं वो मुझे मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की तरफ से, स्पेशली चाइना की तरफ से वादा किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि वो 300 से 400 अगर वो आ जाते हैं तो हमारी सिचुएशन जून के मिडल तक बेहतर रहेगी। जनरल साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लिए चंदा भी देते रहे हैं, माजी में अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। बहुत 20 से 20 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं। इस वक्त वो परेशान हैं, वो पाकिस्तान में आना भी चाह रहे हैं। पहले तो वो आते थे, होटल में ठहराया जाता था। अब नया जो सिस्टम आया, मैं इस्लामाबाद की हद तक कह रहा हूँ, बाकी शहरों का मुझे इल्म नहीं है,
अब कहा गया कि वो होटल में ठहरें, होटल का किराया भी खुद अदा करें, वहाँ पर खाने के पैसे भी खुद दें, 7 दिन भी रहें। अब अगर वो बाहर स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, ना उनके पास वो पैसे होंगे, तो ये थोड़ा सा पीआई के टिकट्स हैं, जो 70,000 का टिकट था वो 1,80,000 तक चला गया। तो कलेक्टिव गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्यों ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे अपने ही शहरियों को जो कंट्रीब्यूट करते रहे मादी में, उनके लिए मसाइल बन गए हैं? शौकत, ऐसा नहीं है। एक तो 7 दिन वाली पॉलिसी जो है वो मुझे उम्मीद है कि चेंज हो गई है। अभी होटल में 2 दिनों के लिए उन्हें रहना होगा। जो पीआईए के इतने सारे किराए लिए गए, डबल से ट्रिपल लिए गए और अब भी लिए जाएंगे, इस पे तो कम से कम नजरसानी होनी चाहिए जनरल साहब। ये पीआईए के चेयरमैन से हमारी कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई थी। मुझे उम्मीद है कि वो इस पे गौर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, चेयरमैन नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब ने अपनी गुफ्तगू में इंतहाई मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर की और ये भी आश्योर किया, बल्कि सेटिस्फेक्शन हुई ये सुनकर के मई के महीने में जैसा हमें बताया जा रहा है कि ये वबा फैल सकती है, उसके मुकाबले के लिए, उस पर काबू पाने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स के लिए जो किट्स हैं वो भी मौजूद हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। 18 लाख के करीब अब हम टेस्ट कर सकते हैं और ये ज़ाहिर तादाद बढ़ेगी। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।